लाइट इतनी तेज स्पीड से चलती है तब भी हम ये मेजर कर पाए। मुझे अर्थ से अपने चांद के पास जाना है, अरे वो वाले चांद नहीं जो मेरे घर पर है मुझे मतलब असली वाले चांद के पास जाना है जिसके अंदर गड्ढे हैं। मुझे कितना समय लगेगा? लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो, तुम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है! ये है ना राजा वाली मेंटेलिटी, ये है राजा वाली मेंटेलिटी। तो हम आज के टाइम पर अगर आपको आपकी लड़की की शादी करानी है तो शादी कराने के बदले में आपको उसको भैया बाइक देनी पड़ेगी, कार देनी पड़ेगी, बेड देना पड़ेगा, सोफा देना पड़ेगा। बार्टर सिस्टम आज भी है, बस थोड़ी सी कहानी अलग हो गई है। फिलहाल मुद्दे की बात ये है, हेलो माय डियर वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन 60 मिनट्स। जी हाँ, ये एक छोटा सा सेशन ऐसा होने वाला है जिसको अगर तुमने पूरा तरीके से लगाया तो हर एक बात तुमको समझ में आ जाएगी और जेडब्ल्यूएमएस में तुम्हारे 8 नंबर कंफर्म हो जाएंगे इस सेशन को लगा के। इस सेशन के अंदर हम क्या क्या बातें कवर करने वाले, सबसे पहले अगर हम देख ले तो भाई हर साल यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 38 सवाल 30 सवाल मतलब ऑन एन एवरेज 4 से 8 नंबर की वेटेज रखता है, तो पूरी चांसेस है कि 8 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे अगर तुम ये सेशन पूरा लगाते हो। हम हर एक बात पूरी डिटेल में स्क्रैच का यहां पर इस सेशन के अंदर समझने वाले हैं। तो थ्योरी भी पढ़ेंगे, जेडब्ल्यूएमएस लेवल के सवाल भी करेंगे। पहला टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होगा, नेक्स्ट हम उसका बात पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। फिर डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर साल सवाल आता है, एक मैचिंग वाले सवाल मान के चलो वो हम करेंगे। फिर उसके बाद एरर वाला टॉपिक आएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। ये सारी की सारी बातें आज के सेशन के अंदर होने वाली है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? भैया दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक हम कहते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है और एक हम कहते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो जिस चीज को नापा जा सके, जिसको मेजर करा जा सके, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई ये तुम्हारे पास पेन है, ऑब्वियसली होगा, तो तुम्हारे पेन की भैया लंबाई क्या है? तो तुम बोलोगे हो सकता है कि सर ये हमारा पेन जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है ना। हो सकता है कोई बोले भैया सर हमारे जो पेन की लंबाई है वो 3 इंचेस है। तो आप मेजर कर पा रहे हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई इस रूम के अंदर कितनी एयर है, तो ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी अगर मुझे मालूम होगी, मास अगर मुझे मालूम होगा, तो मैं मेजर कर सकता हूं कि इस रूम के अंदर कितनी हवा है, उसकी वॉल्यूम क्या है। तो जो भी चीज मेजर करी जा सके, अरे भैया बैठे बैठे टीवी के आगे कुरकुरे खाते हुए तुम्हारा ये जो वजन 100 किलो का हो चुका है वो मेजर करा जा सकता है ना। लेकिन भैया ये मेजर नहीं करा जा सकता कि जब वो तुमको छोड़कर गई थी तो तुम्हारा दिल में जो दर्द हुआ था वो कितना हुआ था। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लंबाई हो गई, अरे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वेट हो गया। लेकिन जिसको मेजर नहीं किया जा सके, जैसे कि तुम्हारे इमोशंस, उसको हम बोलते हैं भैया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। भाई जब तुम उसके पास गए तो तुमने कहा कि मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, मुझे मत छोड़ो। लेकिन वो तब भी छोड़ के चली गई, क्योंकि बेइंतहा का मतलब क्या होता है? अरे कितना क्वांटिटी में बताओ। अब वो नहीं बता पाए। तुम क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि भैया लव, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, भूख, डर, हर एक चीज ये क्या है? ये भैया नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आती, क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मेनली क्योंकि फिजिक्स के अंदर सारी बातें करनी है तो आप मेजरमेंट ही करोगे, तो हर क्वांटिटी को आप मेजर करोगे। अरे यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? आप जरा ये समझो, सन से लेकर अर्थ पर लाइट आने में लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं। ये हम मेजर कर पाए, इतना दूर है, लाइट इतनी तेज स्पीड से चलती है तब भी हम ये मेजर कर पाए। मुझे अर्थ से अपने चांद के पास जाना है, अरे वो वाले चांद नहीं जो मेरे घर पर है, मुझे मतलब असली वाले चांद के पास जाना है जिसके अंदर गड्ढे हैं। तो मुझे कितना समय लगेगा, मैं कितनी स्पीड से जाऊंगा? तो ये सारी की चीजें, एक्सपेरिमेंटल वाली चीजें, हर एक चीज मुझे मेजरमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी तो ही तो मैं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब मेनली अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर करते हैं वो भी दो टाइप की होती हैं। पहली आती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसा तुम्हें बनना है, तुम अभी हो डिराइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे पर डिपेंड करती है। अरे तुम तो उस पर डिपेंड हो ना, तुम अपने दोस्त पर डिपेंड हो, तुम अपने माँ बाप पर डिपेंड हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पर डिपेंड हो। हर तरीके से भाई तुम खुश हो गए, कामयाब हो गए या नहीं हो गए, तुम आसपास वालों को पर डिपेंड हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमको ड्राइव क्वांटिटी नहीं, तुमको फंडामेंटल क्वांटिटी बनना है। लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो, तुम किसी को पर डिपेंड ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है! ये है ना राजा वाली मेंटेलिटी, ये है राजा वाली मेंटालिटी। तो हमने ये कहा कि भाई फिजिक्स की दुनिया की मतलब फिजिकल क्वांटिटी की दुनिया की 7 ही ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, बाकी इन सब पर
बाकी की सारी क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो उसके अंदर कौन कौन आता है? उसके अंदर आता है मेरे प्यारे बच्चों लेंथ आता है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सब आपने सुना होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, रोशनी। रोशनी भी सोच के देखो, रोशनी किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तुम लेकिन तुम तो रोशनी पे डिपेंड करते हो। कौन सी रोशनी की बात हो रही है फिलहाल, ये आप समझदार हैं। अब आती है डिराइव क्वांटिटी। अब जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि भैया स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। उनको डिवाइड करके जो आया, मतलब इन दोनों से डिराइव करके जो आया, वो हमारी एक डिराइव क्वांटिटी। तो स्पीड हो गई, फोर्स है, मास तो फंडामेंटल है, सॉरी, मोमेंटम हो गया, वर्क डन हो गया, ये सारी की सारी हमारी कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी डिराइव क्वांटिटीज के अंदर आती है। एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब की सब हमारी डिराइव क्वांटिटी के अंदर आती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट्स। भाई किसी भी चीज को मेजर करने की क्यों जरूरत है? जैसे कि भैया तुमको मैंने कॉल करी, मैंने तुमसे कहा कि भैया अभी जिस पेन से तुम लिख रहे हो, अभी जो तुम्हारे पास पेन है, मुझे बताओ उसकी लंबाई क्या है। मैं तुम्हारे पेन की लंबाई जानना चाह रहा हूं। तो आपने कहा कि सर 5 है। मैं एकदम से जल के घबरा गया। मैंने कहा कि भाई हेलो, हाँ बच्चे तेरे पेन की लंबाई क्या है? तुम बोले सर 5 है। मैं उछल गया, मैंने कहा 5 फीट? आप बोले नहीं नहीं सर 5 फीट नहीं सर, 5 मिलीमीटर। मैंने कहा बड़ा छोटा पेन है भाई। तो दिक्कत क्या हुई? परेशानी ये हुई कि जब मैं तुमसे कांटेक्ट कर रहा हूं तो तुमने मुझे जो यूनिट बताई, भाई पेन, अरे फुट में नापूं, मीटर में नापूं, सेंटीमीटर में नापूं, जिसमें भी नापूं, पेन की तो लंबाई एक्चुअल वही है ना। लेकिन तुमने यूनिट क्या चूज करी, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। मैं तुम्हारे पेन के हिसाब से कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला था, अब वो तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तुम्हारा पेन निकला 5 मिलीमीटर का, मैंने कर दिया भैया 5 फुट के उसके अंदर मेजरमेंट, तो गड़बड़ हो गई। तो हमको यहां पर यूनिट्स को जरा तरीके से समझना है। तो हमने क्या करा, पहले जब हमें यूनिट्स नहीं मालूम थी तो मैं तुमसे कहता था कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे कमरे की लंबाई कितनी है। तो तुमने कहा एक पैर आगे, एक पैर आगे, एक पैर आगे, ऐसे रख रख के तुमने आगे बढ़े। तुमने कहा कि सर मेरे 10 पैर मिला के सर रूम की लंबाई आ गई। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारा पैर जो है हाथी का पैर है, तुम्हारे पैर की लंबाई कम से कम इतनी बड़ी है, 1 मीटर का तुम्हारा पैर है। मुझे क्या पता, मेरा पैर छोटा सा है, मेरा पैर 5 सेंटीमीटर का है। तो मैं सोचूंगा यार इसका रूम तो बड़ा छोटा सा, इसका रूम तो इतना छोटा सा है, तुम्हारा रूम एक हॉल जितना बराबर है। तो दिक्कत हो रही है कि भाई लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, फुट, वेट को किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है, अरे काहे में नापे। तो हमने क्या करा, हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। अच्छा एक चीज और समझो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हो, मेजरमेंट दो चीजों के बिना नहीं हो सकती, पहला यूनिट, दूसरा मैग्नीट्यूड। जैसे स्पैन की लंबाई अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो भाई पहले तो लंबाई है कितनी और वो कौन सी यूनिट में आई है। तो किसी भी चीज को अगर आप मेजरमेंट करोगे तो मैग्नीट्यूड और यूनिट आएगा। जैसे कि भैया किसी चीज की मैंने कहा कि लंबाई 28 मीटर है, तो 28 मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर में हमारा आ गया। अब ये 28 मीटर बोलो, ये फिर इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो इसको 2800 सेंटीमीटर बोलो। क्या दोनों बातों का मतलब अलग अलग है? नहीं यार, मतलब तो सेम ही है। अरे डिस्टेंस 28 मीटर बोलो या 2800 सेंटीमीटर बोलो, मतलब सेम है। लेकिन यहां पर देखो मैग्नीट्यूड बदल गया। तो याद रखना एक का मैग्नीट्यूड और एक की यूनिट अगर है तो अगर तुम यूनिट बदल दो तो मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, लेकिन मतलब सेम रहेगा। मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब n इंटू यू शुड बी कांस्टेंट। तो n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2 एक फॉर्मूला आया है, इसका भी हम आगे जाके सवाल करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। अब बड़ा कंफ्यूजन था, पहले ये होता था कि भैया तुम मुझे मछली दोगे, बदले में मैं तुमको एक बकरे की टांग दूंगा, है ना। तुम मुझे भैया मुर्गी दे दोगे, मैं बदले में तुमको चावल दे दूंगा। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, किसी के बदले कुछ। अब हमने इसको सही करने के लिए हमने मनी लॉन्च करी, हमने करेंसी लॉन्च करी। अब ऐसा कुछ नहीं, किसी भी चीज को खरीदना है तो उसके बदले में तुमको पैसा देना पड़ेगा। हाँ वो अलग बात है कि आज के टाइम पर भी बार्टर सिस्टम चलता है। आज के टाइम पर अगर आपको आपकी लड़की की शादी करानी है तो शादी कराने के बदले में आपको उसको भैया बाइक देनी पड़ेगी, कार देनी पड़ेगी, बेड देना पड़ेगा, सोफा देना पड़ेगा। बार्टर सिस्टम आज भी है, बस थोड़ी सी कहानी अलग हो गई है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए। हमने जैसे कहा कि यार फोर्स का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यार मास जो है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड में रख सकता हूं।
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फीट पर सेकंड में रख सकता हूं, टाइम को सेकंड, मिनट, आर में रख सकता हूं। अब अगर कुछ भी अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पर रख दिया तो फोर्स थोड़ी निकाली तुमने, खिचड़ी बना दी। तो इसको सही करने के लिए, इस चीज को सही करने के लिए हमने क्या बनाए, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए। हमने कहा कि भाई पहले आता है एम के सिस्टम। एम के सिस्टम का मतलब सीधी बात है, हम लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। फिर किसी दूसरे देश में बोले नहीं नहीं हमने बनाया सीजीएस सिस्टम, हम बनाएंगे सीजीएस सिस्टम। हमने कहा ठीक है भाई। तो बोले सर हमारे पास क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें बड़ी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में। ये जापान चाइना के ये लोग होंगे फिलहाल। तो तो फिलहाल आपने लेंथ नापी सेंटीमीटर के अंदर, मास नापा ग्राम के अंदर, टाइम नापा सेकंड के अंदर। कहीं पर जैसे कि अफ्रीका में उनके पास बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, वो बोले नहीं हम बड़े में, हम फिट में नापेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी लेंथ फुट में होगी, हमारा मास पाउंड में होगा, हमारा टाइम सेकंड में होगा। फिर मसला आ गया, अब किसकी नापे, मतलब नापे अब किसकी माने। अब अगर कहीं पर दुनिया की किसी एक लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कहीं डेटा अफ्रीका से आ रहा है, कहीं डेटा चाइना जापान से आ रहा है, कहीं डेटा इंडिया से आ रहा है, तो बड़ा मसला है। तो हमने कहा कि भैया इसमें भी मजा नहीं आया, आप सिर्फ एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। जैसे भाई कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर मतलब जर्मन बोली जाती है ना। हर देश की अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हर देश में इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं एक टाइप से अगर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, तो इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल तुम्हारी लैंग्वेज बन गई है। तो सेम इसी तरीके से हमने यूनिट में भी क्या करा, हमने कहा कि भाई हम भी एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट का सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर सीधे शब्दों में बोले तो ऐसा यूनिट। और हमने ऐसा यूनिट, पता एक्चुअल में हमने एमकेएस सिस्टम को ऐसा ही मान लिया। हमने कहा कि आज से लेंथ हमेशा मीटर में नापी जाएगी, मास हमेशा किलोग्राम में, टाइम हमेशा सेकंड में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कन्वर्ट करके इसमें ही तुम रखोगे वैल्यू, तभी आंसर आएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब थोड़े से सिंबल समझ लो। तो लेंथ के लिए भाई हम यूनिट यूज करेंगे मीटर, है ना, मीटर। अच्छा वैसे लिखा हुआ ही होगा, देख लेते हैं। लेंथ के लिए हम मीटर यूज करेंगे, सिंबल हो गया एम। मास के लिए किलोग्राम, सिंबल हो गया केजी। टाइम के लिए सेकंड, सिंबल हो गया एस। टेम्परेचर के लिए भी आप टी यूज करोगे, मतलब टेम्परेचर की भी यूनिट होती है केल्विन, तो यहाँ पर टी ना यूज करके तुम केल्विन के लिए के यूज करोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, तो सीडी यूज करेंगे, वही ब्राइटनेस, रोशनी की बात हो रही है ना। रोशनी के नाम, रोशनी की यूनिट ही सी है, बहुत लोगों को सी बनाया है इस रोशनी ने। फिलहाल इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो सिंबल आएगा ए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, भाई जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट में, मोल, और इसके लिए सिंबल आता है MOL। तो ये तो हो गई यूनिट की बात। और भी कुछ ऐसी यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल की दुनिया से भी अलग है, ड्राइव की दुनिया से भी अलग है, वो तो थोड़ी सी तुम्हारी मैथमेटिकल यूनिट है। जैसे कि आता है हमारा एंगल। अरे एंगल की भी तो भाई कई बार जरूरत पड़ती है ना, एंगल नापते हो या नहीं नापते हो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये इसने ए से बी पर जाने में कितना एंगल बना दिया, तो ये एंगल देखो प्लेन एंगल है। क्यों है प्लेन एंगल, क्योंकि सर ये पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस में मूव करा, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है हमारी रेडियन, और सिंबल होता है RAD। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंगल की भी दो यूनिट होती हैं, तुमने डिग्री में कई बार सुना होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहां से यहां आया, तो सेंटर पर एंगल बनाया मैंने 90 डिग्री का, तो ऐसा यूनिट 90 डिग्री नहीं है, मतलब ऐसा यूनिट जो है वो डिग्री नहीं है, वो है रेडियन। तो उनके बीच में रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूं। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसी पाई रेडियन में 180 डिग्री है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, एक सवाल है, बता भैया 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो पाई रेडियन में, सी का मतलब ये रेडियन का सिंबल होता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन है। हाँ सर है। तो भैया 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाय 180। ये भी बात बड़ी सिंपल सी है, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन। तो भाई 90 डिग्री में कितने होंगे, अरे वही बात है, 1 रुपए में इतनी टॉफी, तो 90 रुपए में कितनी टॉफी, मल्टीप्लाई कराओ। तो पाई बाय 180 इंटू 90 हमने करा, तो यहां से ये निकल कर आया पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 रेडियन भी बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको डिग्री में दे रखा हो, रेडियन में कन्वर्ट कराना हो, तो आप पाई बाय 180 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो,
तो 180 बाय पाई से करा दीजिए। अब इसके ऊपर सवाल तुम खुद से कर सकते हो, बड़ी बेसिक लल्लू बात है जो मैंने आपको बताई है। ये अब एक और एंगल आता है, देखो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अभी जरा तरीके से समझो। हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ काफी जोश और जुनून के साथ, बड़ी मेहनत और फोकस के साथ पूरा चैप्टर लगाया जा रहा है। लगे रहो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आईआईटी का सपना ऐसे ही पूरा होकर रहेगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 33 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर, वो भी कल 8 अगस्त को एग्जैक्ट 7 PM लाइव आके पढ़ाने वाला हूँ। तो बस तुम ये सेशन अच्छे से लगाओ, और हाँ, इस चैनल को भैया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वो जब सेशन आए तो ऐसा ना हो कि वो तुमसे मिस हो जाए। और ऐसे और भी अगर तुम चाहते हो ना आगे मैं इस टाइप के वन शॉट्स लेकर आऊं इन 60 मिनट, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगला चैप्टर वही लेकर आ जाऊंगा। भाई आप लोगों ने गुंबद देखे हैं? गुंबद, डोम जिसको कहते हैं, है ना, डोम, इस टाइप का जो ऐसे करके बना हुआ होता है, इसको हम डोम कहते हैं। तो अगर इस डोम के नीचे जाके मैं ऐसे करके देखूं, मान लो तुम छत, एक ऐसी छत पर हो, मतलब एक ऐसी जगह पर हो जिसकी छत डोम लाइक स्ट्रक्चर है, तो नीचे से देखोगे तो ऐसे डोम बनेगा। तो जब तुम यहां पर खड़े हुए हो और यहां पे खड़े होकर इस एक डोम को देख रहे हो, समझ रहे हो, इस एक डोम को देख रहे हो, तो इस डोम की वजह से तुम्हारी आंखों के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना, वो एक 3D एंगल है, वो 2D एंगल तो है नहीं। डोम ऐसे है तो कोनिकल एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जनरली प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गई। ये जो सॉलिड एंगल है, इसका, हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तुम्हारा डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसका एरिया है ना, जो कि हेमिस्फीयर है अभी, उसका एरिया डिवाइडेड बाय ये जो तुम्हारी रेडियस आ रही थी, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो तरीके से देखा जाए तो ऊपर भी एरिया है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे भी रेडियस है तो स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाना चाहिए, तो ये भी यूनिटलेस होता। जैसे एंगल में तो यूनिटलेस होना चाहिए था ना, लेंथ अपॉन लेंथ, लेकिन इसकी आती है ना यूनिट रेडियन, ऐसे इसकी भी यूनिट आती है स्टेरेडियन। इसका सिंबल होता है SR। रेडियन के लिए RAD भी बोलते हैं, RD भी बोलते हैं, सेम ही बात है, टेंशन नहीं लेनी, ये बात मैंने आपको पढ़ा दी है। इस तरीके से निकालते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है, यहां से भाई मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे JEE मेंस के पेपर के अंदर सवाल जरूर रखा हुआ होगा। पहले जो बातें बताई वो बेसिक बातें थी, लेकिन सवाल यहां से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहली बात, अब देखो डायमेंशन क्या होती है। अब हमने कहा कि भाई जितने भी ड्राइव क्वांटिटी है ना, पता तो चलनी चाहिए कि आई कहां से, मतलब जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है उनके माँ बाप के बारे में तो पता होना चाहिए ना। अगर अभी तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है, अगर तुम ड्राइव क्वांटिटी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो, तो तुम्हारी पहचान तुम्हारे माँ बाप से ही तो होती है समाज के अंदर। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास है एक्सेलरेशन, चलो छोड़ो, मेरे पास है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के माँ बाप कौन है और कितने हैं, ये पता करेंगे। और ये पता करने को हम कहते हैं उसकी डायमेंशन लिख देना। जी हाँ, समझाता हूं। हम हमेशा मास के लिए डायमेंशनल सिंबल यूज करेंगे m। देखो वो यूनिट थी, अब ये डायमेंशनल सिंबल है, अलग है दोनों। लेंथ के लिए L, मतलब पहले पहले लेटर है, टाइम के लिए T है, करंट के लिए, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है तो हमने A ले लिया है। अब टेम्परेचर के लिए भी T लेते तो कंफ्यूजन हो जाता, तो टेम्परेचर के लिए हमने केल्विन का K ले लिया है। तो मेनली तुम्हारी 5 यही फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन तुमको मालूम होनी चाहिए, जो फिजिक्स में काम में आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, ये काम में नहीं आएगा फिलहाल। अब जैसे हमने बोला कि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन हो गई L और टाइम की डायमेंशन हो गई T। तो भैया वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है L की पावर 1 T की पावर -1। ये मैंने क्या लिख दी, ये वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दी। मतलब मुझे पता चल गया कि वेलोसिटी के माँ बाप कौन है, लेंथ और टाइम है, बात खत्म। सही है भाई। सेम अगर मैं ऐसे आपसे कहता हूं कि भाई एक्सेलरेशन की बताओ, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई, LT -1, और एक टाइम से डिवाइड कराऊंगा तो ये LT -2 हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन के माँ बाप कौन है, एक तो L है और 2 T है। भाई अगर एक्सेलरेशन भाई अगर सुन रहे हो तो आप ऑफेंड मत हो जाना, मैं सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इन दोनों से मिलके बना है। और कैसे बना है, एक L लगा है एक्सेलरेशन को बनाने में और 2 T लगे हैं और T -2 लगे हैं, बस इतनी सी बात है। तो आप किसी भी चीज का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर आपको उसका फॉर्मूला मालूम है। जैसे कि एरिया है
है ना। एरिया की डायमेंशन, सर एरिया का फॉर्मूला बता दो बस, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की डायमेंशन एल, ब्रेथ की डायमेंशन एल, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर आ गया। सेम ऐसे अगर मैं कहता हूं कि भैया वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल की पावर 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सेम ऐसे अगर आगे हम चलते जाते हैं, हम डेंसिटी की बात करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो भाई मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एम और वॉल्यूम के लिए L3, तो m की पावर 1 L की पावर -3, मतलब डेंसिटी के माँ बाप कौन है भैया, m की पावर 1 हो गई, L की पावर -3, तो m और L से मिलकर बना है कैसे कि m की पावर 1 होती है और L की पावर -3 होती है। हबीबी होती है या नहीं होती है? होती है। क्लियर है भाई। सेम ऐसे आगे चलते जाएंगे, एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, वेलोसिटी मैंने बता दी। अगर आपसे कोई बोले फोर्स की बताओ, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 आई थी क्या आई थी भाई, LT-2, तो MLT-2, डेट्स इट। अगर ऐसे कोई बोले कि यार वर्क डन की बताओ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, तो फोर्स की क्या आई MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की एक L और आ गया, तो ये ML2T-2। अब देखो वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो, स्प्रिंग एनर्जी बोलो, ये सब कुछ है तो एनर्जी ना, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2 ही होगा। ऐसे आप किसी भी चीज की डायमेंशन निकाल सकते हो। सबसे पहला काम यह है कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। देख लो इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की मैंने अभी क्या निकलवाई, MLT-2, तो फोर्स के लिए MLT-2 को एरिया L स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो ऊपर L की पावर 1 नीचे L की पावर 2, तो ये ML-1T-2 हो जाएगा। आहा, बहुत बढ़िया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नंबर होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। नंबर के माँ बाप कौन है, आर्यभट्टा? नहीं भाई, नंबर किसी से नहीं मिलके बनता, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है। तो नंबर हो जाए, तुम्हारे मैथमेटिकल साइन थीटा कॉस थीटा एंगल वाली बातें हो जाए, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, इनका कोई माँ बाप नहीं है, ये सब डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब ये एक सवाल देख लो। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ML-1T-1 किसकी डायमेंशन है, अभी आपसे पूछ लेंगे, तो करते हैं भाई। P है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम का मास मतलब डायमेंशन m और वेलोसिटी की हो जाएगी LT-1, तो ये तो नहीं आ रहा, मतलब नहीं है। फोर्स की तो मैंने अभी बताई थी, क्या आई थी, MLT-2 आई थी, तो ये तो नहीं है। प्रेशर की भी मैंने अभी निकाली, प्रेशर की डायमेंशन क्या आई थी, ML-1T-2, ये अभी पीछे निकाली, ये भी नहीं है। तो बचा कौन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लाओ ये भी निकाल के बता देता हूं। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। अब ये पढ़ोगे तुम, पढ़ाऊंगा आगे। तो फिलहाल यहां पर ये F जो है फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2। देखो 6 भी नंबर, पाई भी नंबर, कोई डायमेंशन नहीं। ईटा की डायमेंशन निकालनी है, R की जगह पर लेंथ, वेलोसिटी की जगह पर LT-1। देखो एक L से एक L लग गए, सॉरी कट गए, तो यहां से आप देखो तो L इधर लेके जाओगे तो M की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -1, ये ईटा की डायमेंशन आ रही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल JEE मेंस में हर साल आता है, आप बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है भाई, अब ये जो हमने डायमेंशन निकाली, अब डायमेंशन हम क्यों निकाल रहे हैं, अरे कोई फायदा भी है, बेवजह सबके माँ बाप खोजे जा रहे हो, तो माँ बाप खोज के कोई फायदा भी है? हाँ फायदा है, 3 फायदे हैं माँ बाप के बारे में अगर पता चल जाए कि कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी के माँ बाप कौन है, मतलब वो किन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में आते हैं, तो 3 फायदे हैं। आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, आप चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं। हाँ आप साइंटिस्ट बन चुके हो, आप फॉर्मूला चेक कर पाओगे कि ये वो वैलिड है या नहीं है। और तीसरा, आप फॉर्मूले ड्राइव भी कर पाओगे। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले काम कन्वर्जन ऑफ यूनिट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इसको ऐसे भी कहा जाता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जब 10 की पावर 5 डायन मरी थी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ था। तो न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट है, डाइन जो है वो CGS यूनिट है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है ये कैसे आई, ये कैसे आई, तो वो इस फॉर्मूले से आती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा अच्छा वाला सवाल कराता हूं। ठीक है, तरीका समझ लीजिएगा। अब 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, ये तो कोई भी निकाल लेगा, ये बड़ी बेसिक बात है। तुम अच्छे लेवल के बच्चे हो, तुम्हें भैया IIT जाना है, तो तुमको अच्छे लेवल का सवाल कराता हूं।
है ना, ये तो हर कोई कराता, ये कोई नहीं कराता। ये बताओ एक न्यूटन में एक हमने अपने पास से एक नया सिस्टम बनाया, जैसे वो एमकेएस एफपीएस सिस्टम था, एक हमने अपने पास से एक नया सिस्टम बनाया जिसमें हमने कहा कि मास, अब हमारे लिए मास की स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास 5 किलो। मतलब हम किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो 5 किलो के मल्टीपल में मेजर करेंगे मास में। ऐसी लेंथ की हमारी यूनिट हो गई 10 सेंटीमीटर फंडामेंटल, और टाइम की यूनिट हो गई 1 मिनट। अब बताओ कि इस सिस्टम में जिसमें मास, लेंथ और टाइम इस तरीके से मेजर करा जा रहा है, वहां पर अब 1 न्यूटन को आप क्या बोलोगे? तो मतलब 1 न्यूटन में क्या ये जो नया सिस्टम है वो क्या आएगा? तो मैंने आपसे एक बात कही कि यार N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तुम कुछ भी कर लो, एक्चुअल में 1 न्यूटन का जो मतलब है वो तो नहीं बदल सकता ना, तुम वजूद थोड़े बदल दोगे। कोई तुमको कितना भी कुछ भी बुरा भला कह दे, कोई तुमसे ये कह दे कि भैया ये तो 2 कौड़ी का आदमी है, कहने दो, तो उसने तुम्हारा मैग्नीट्यूड कम कर दिया, तो तुम्हारी यूनिट चेंज हो गई, मतलब जो है वो सेम ही रहेगा। बात ये है कहने की कि N1 का मतलब मेरे पास अगर अभी 1 है तो यूनिट है न्यूटन, मतलब ये है एसआई यूनिट। तो अब ये जो नई वाली यूनिट है उसकी N2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो अब जरा समझो इसको हम कैसे लिखेंगे। पहली बात, ये किसकी डायमेंशन, ये मतलब न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो आप पहले फोर्स की डायमेंशन लिखो। तो आपने लिखा सर ML_T-2 होती है, ये लिख लिया। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो अब मैं आपसे बस इतना सा कहता हूं कि आपको क्या करना है, आप 1 तो यहां पर है, ठीक है, 1 लिख दिया। आप पहले मास के लिए एसआई यूनिट में किलोग्राम लिखते हैं, आप लिख दो। आप एसआई यूनिट में लेंथ के लिए मीटर लिखते हैं, आप लिख दो। आप एसआई यूनिट में टाइम के लिए सेकंड लिखते हैं, तो आप लिख दीजिए, ठीक है। भाई अगर मुझसे कोई ऐसा बोले कि यार N1U1 इज इक्वल टू N2U2 है, तो N2 क्या आएगा? तो N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा ना। U मतलब इधर वाली यूनिट नीचे चली जाएंगे, तो मैं वही करने वाला हूं। अब देखो, मतलब ये U2 वाली यूनिट मैं नीचे ले आऊंगा, तो अब मेरे लिए मास 5 किलो है दूसरी यूनिट वाली दुनिया में, तो यहां पर मास की जगह पर 5 किलो लिखा। लेंथ मेरे लिए 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा। और टाइम मेरे लिए 1 मिनट है, तो यहां पर मैंने 1 मिनट लिखा। तो अब यहां से मैं N2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, N2 निकालने के लिए क्या करो, N1U1/U2। तो ऐसा यूनिट ऊपर, दूसरी यूनिट नीचे। अब बात खत्म नहीं हुई, यहां पर अब बनाओ ब्रैकेट, ठीक है, यहां पर बनाओ ब्रैकेट। अब मास जो है, मास की पावर 1 है, तो यहां पर पावर 1, यहां पर L की पावर 1 है, मतलब लेंथ की पावर 1, और टाइम की पावर -2 है, तो यहां पर टाइम की पावर -2 कर दो। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये हर बच्चे के लेवल की बात नहीं है, ये अच्छे लेवल की बात है। अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, किलोग्राम से किलोग्राम कटा, ये 1 था, ये 1/5 आया। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, अरे अपॉन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स की पावर -2 है, डेट इज इक्वल टू N2। तो देखो भैया, ये 0 से 0 कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो ये 1/5 इंटू 10 आ रहा है। देखो सेकंड से सेकंड कटा, तो यहां पर नीचे है 60 को ऊपर ले आऊंगा तो ये 60 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का, तो ये 60 का स्क्वायर है। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, तो ये सॉल्व करके तुम्हारा 7200 आ रहा है। मतलब अब 1 न्यूटन जो है वो ऐसे वाले सिस्टम में, एक का मतलब 7200, एसआई यूनिट की दुनिया का 1 न्यूटन ये वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में 7200 की औकात रखता है। अरे सेम ऐसे ही जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, तो भैया अगर मैं अमेरिका से इंडिया में आ रहा हूं, तो वहां का $1 यहाँ के 90 रुपए है ना, तो वही वाली बात है। तो बस ऐसी कन्वर्जन हमने दिखा दिया। बात क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने काम कर लिया, हमने यूनिट कन्वर्ट करना सीख ली। अब दूसरा काम, हम चेक करेंगे कि भाई फॉर्मूला सही है या नहीं, है ना, हम वैलिड। तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी फॉर्मूला लेकर आओ, एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के बराबर होगी। जैसे बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपने v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, लगाते भी होगे, और ये सही है तभी तो लगा पा रहे हो। और चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो, तो वेलोसिटी है तो डायमेंशन हो गई LT-1,
फिर मैंने कहा कि इसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो, तो राइट हैंड साइड में u प्लस at है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई, lt माइनस 1 आई, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt माइनस 2 होती है, इनटू टाइम आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहां से अगर आप देखो तो ये lt माइनस 1, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये भी lt माइनस 1। तो अब lt माइनस 1 में lt माइनस 1 ऐड करूंगा तो 2lt माइनस 1 थोड़ी लिखूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी की डायमेंशन में वेलोसिटी की डायमेंशन ऐड कर रहा हूं तो वेलोसिटी की डायमेंशन ही आएगी, तो ये lt माइनस 1 ही आएगा। मुद्दे की बात यह है क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है, हाँ बराबर है। अगर बराबर है तो मैं ये बोलूंगा कि ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, जो कि हमसे ये भी कहता है कि सेम डायमेंशन में ही सेम डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यार टाइम में से तुम डिस्टेंस निकाल दोगे क्या, यार मेरी घड़ी के अंदर अभी बज रहे हैं 3 में से सर ऐसा करो 2 मीटर माइनस कर दो, ऐसे कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि a प्लस बी माइनस सी, तो इनके बीच में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल है तो इन सब की डायमेंशन सेम होगी, और जो आंसर आएगा ना z मान लो, तो उसकी भी डायमेंशन सेम होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो रिजल्ट आता है या फिर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है सबकी डायमेंशन सेम होगी। ये लॉजिकल बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है जो कि मैंने आपको बता दी है, यही बात यहां पर लिखी हुई थी। बाकी अब जैसे y इज इक्वल टू ए साइन बी है, तो y इज इक्वल टू ए साइन बी में, मतलब ये जो थीटा है तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो y क्या है डिस्टेंस, तो डायमेंशन l, और a क्या है एम्पलीट्यूड, तो डायमेंशन l, तो LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर, तो सही है ये फॉर्मूला, सही है फॉर्मूला, ठीक है। अब तीसरा काम पर आते हैं। तीसरा काम ये है कि आप डायमेंशन की हेल्प से आप फॉर्मूले ड्राइव भी कर सकते हो। अभी तो आपने चेक करा सही है नहीं है, अब आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे। अब फॉर्मूला कैसे ड्राइव करोगे, मैं एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा के दे देता हूं। देखो बहुत ही सीधी सी बात है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, आई एम द साइंटिस्ट, बालों से थोड़ा थोड़ा आइंस्टीन लगने भी लगा हूं, बाकी हरकतों से ना हो जाऊं। फिलहाल मान लेते हैं कि भैया आपने एक्सपेरिमेंट करा, आप साइंटिस्ट बन चुके हो, जी हाँ, आपके आपके सिर पे बस एप्पल ना गिर के किसी दिन पत्थर गिरेगा तो आप भी साइंटिस्ट बन ही जाओगे। तो फिलहाल बात यह है कि आपने एक्सपेरिमेंट करके पता करा कि आपका जो पेंडुलम है, एक वायर से आपने बॉल लटका रखी है, तो आपका जो पेंडुलम है ऐसे झूल रहा था, तो आपने देखा कि जो पेंडुलम झूल रहा है इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो आपके पेंडुलम के झूलने में जो टाइम लग रहा है, जो इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, एक चक्कर इधर गया तो एक टाइम पीरियड हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, आपने ये बात ऑब्जर्व करी कि अगर आप अपने पेंडुलम की लेंथ बढ़ा रहे हो तो टाइम पीरियड में भी चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है वो नहीं पता, लेकिन चेंज आ रहा है। और आपने ये भी बात देखी कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज हो जाए, यही एक्सपेरिमेंट तुम मार्स पे जाके करो, अपने पेंडुलम को ऐसे करके हिलाओ, तो वहां पे टाइम पीरियड कुछ और आ रहा है। मतलब टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पर भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा है। अब तुमने कहा कि अब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, भाई साहब हम बनाएंगे फॉर्मूला, अब बनाते हैं फॉर्मूला, कैसे बनेगा फॉर्मूला। तो मैंने कहा कि भैया टाइम जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसके माँ बाप जो है एल और जी है। हालांकि जी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन एल और जी के टर्म्स में लिखना है, क्या करें टेंशन ना लो। मैंने कहा कि इसकी पावर नहीं मालूम तो ए मान लो, इसकी पावर नहीं मालूम तो बी मान लो। अब आगे क्या करेंगे, हमें बात मालूम है कि अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर ये वाकई में डिपेंड कर रहा है, तो एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस के बराबर होंगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। आपने कहा सही बात है, तो भाई एल की डायमेंशन हो गई कैपिटल एल की पावर ए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, तो उसकी डायमेंशन हो गई एल टी माइनस 2 और पूरे की पावर बी। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा और यहां पर टाइम की डायमेंशन टी ही होती है। अब देखते जाओ, अब अगर आप इधर देखो तो एल की पावर इस वाले ब्रैकेट से ए आ रही है और इस वाले ब्रैकेट से एल की पावर बी आ रही है। अरे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो यहां पर एल की पावर ए प्लस बी हो गया। और टी की बात करें अगर हम, तो टी की पावर की पावर मल्टीप्लाई करते तो टी की पावर माइनस 2 भी हो गया। और यहां पर देखो टी है, एल नहीं है तो 0, मास नहीं है तो 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के बराबर है, तो इनको इक्वल कर दो। अब तुमने इक्वल करा तो तुमने देखा कि भाई यहां पर एल की पावर ए प्लस बी है और यहां पर एल की पावर 0 है, तो ये ए प्लस बी 0 के बराबर। तुमने यहां पर देखा कि टी की पावर माइनस 2 भी है, तो यहां पर टी की पावर 1 है, तो ये 2 भी 1 के बराबर है। तो यहां से देखो तो बी की वैल्यू माइनस 1/2 आ रही है और ए की वैल्यू माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू प्लस 1/2 आ रही है।
तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो भैया टाइम पीरियड जो है वो एल की पावर प्लस का 1/2 और जी की पावर -1/2 के बराबर है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो मास्टर जी इसको ऐसे लिख दीजिए, टाइम पीरियड जो है एल अपॉन जी का रूट है, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, एक ऊपर है एक नीचे, क्योंकि पावर नेगेटिव थी। यहां से हमारा फॉर्मूला निकल कर आया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहां पर आता है 2 पाई। अब ये सर आपको कैसे पता कि 2 पाई है? तो देखो यही लिमिटेशन है डायमेंशन की, कि आप फॉर्मूला डिराइव तो कर लोगे लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि कांस्टेंट क्या है। तो सर ये कैसे पता चला होगा? ये एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इस तरीके से नहीं, एक्चुअल तरीके से। ये तो डायमेंशन की हेल्प से बना दिया, फिर भी तरीका तो अच्छा है, कांस्टेंट को छोड़ के बाकी तो सब कुछ बता ही रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले डिराइव भी कर लेते हैं। ये तरीका आप देख लीजिए, ये बहुत काम में आएगा। और लिमिटेशन जो मैंने आपको बताई, ये डायमेंशन की लिमिटेशन होती है कि ये हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है। अब इसी बात पर जेडब्ल्यू मेंस के एक सवाल कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए, अगर आप वाकई में सीरियसली सेशन को देख रहे हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, आपसे क्या कहा गया, आपको एक इक्वेशन दे दी, x इज टू ए साइन थीटा, है ना, t है साइन थीटा मान लो, प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस c टी स्क्वायर और साथ में d। तो यहां पर देखो t टाइम है, अरे चलो यहां पर भी t मान लेता हूं, साइन t प्लस b कॉस स्क्वायर t। अरे लेकिन मुझे मालूम है ना इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मुझे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी सबकी डायमेंशन निकालो, फिर उसके बाद ये बताओ, बता देंगे। हमें बात मालूम है एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस के बराबर। एलएचएस में है एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस, वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं अब एक्स काफी दूर डिस्टेंस पर ही जा चुकी है, तो बात कहीं ना कहीं सही भी है कि एक्स का मतलब डिस्टेंस ही होता है। जब एक्स बन जाती है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर जब डिस्टेंस बढ़ने लगे तो समझ जाओ कि एक्स बनने वाला है। आय हाय हाय हाय। तो फिलहाल एक्स की डायमेंशन है एल, एल भी तो लगा के ही जाएगी ना डायमेंशन वाला एक्स। तो फिलहाल एलएचएस की डायमेंशन हो गई एल, आरएचएस सिर्फ ये वाली टर्म उठाता हूं, तो मैंने आपसे कहा था प्लस माइनस में जो एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन सेम ही आएगी। जब साइन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो एल जो डायमेंशन आ रही है वो ए की डायमेंशन हो गई। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं, इधर एक्स की डायमेंशन एल है, तो इधर बी वाली टर्म को अगर कंसिडर करूं तो बी लिखूंगा, कॉस की तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो ये बी की डायमेंशन भी एल आ गई। आए हाय हाय। और देखो अब सी टी वाली टर्म को कंसिडर करूंगा तो एक्स की डायमेंशन हो गई एल, अब इसकी डायमेंशन सी की निकालनी है, यहां पर ये टाइम का स्क्वायर है, उधर भेज दिया तो सी आ रहा है एल टी माइनस टू, तो सी की डायमेंशन एल टी माइनस टू है। अच्छा अब डी की बात करें तो देखो इधर डी है इधर एक्स है, तो डी की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन के बराबर ही आएगी, मतलब डी की डायमेंशन भी एल हो गई। तो चारों की डायमेंशन निकाल चुके हैं। अब क्या करो, ए बी सी बाई डी, क्या बात है, तो ए की जगह पर एल, बी की जगह पर एल, सी की जगह पर एल टी माइनस टू और डी की जगह पर एल, एल से एल फिर लग गए, तो ये आ रहा है एल टू टी माइनस टू, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाह वाह वाह, सी लगे ऑप्शन सी सही आंसर, मतलब सॉरी एल लगे ऑप्शन सी सही आंसर, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये हो गया। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एरर्स। एरर्स के ऊपर काफी सवाल आ जाते हैं और एरर अच्छे से समझने की जरूरत भी है। भैया एरर तो करता ही रहता है ना इंसान मेजरमेंट में। मैंने कहा कि भैया बताओ तुम्हारे पास एक रॉड है, उसकी लेंथ क्या है, तो आपने मेजरमेंट करके बताया कि सर 7.2 सेंटीमीटर है, लेकिन निकली हुई एक्चुअल में 7.1 सेंटीमीटर की। अब तुमने मेजरमेंट में एरर कर दिया, अब वो किसी भी वजह से हो सकता है स्केल सही से नहीं लगाया हो रॉड पर, कोई भी रीजन हो सकता है, तो फिलहाल एरर आ गया। तो मेजरमेंट करने में अगर थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूं 0.0001 का भी एरर आ जाता है ना, तो जो तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट बनाए जाते हैं, जो तुम्हारी सैटेलाइट बनाई जाती हैं, या फिर ब्लैक होल का फोटो खींचा गया होगा, तो इन सारी चीजों में इतना माइन्यूटली हर एक चीज को ध्यान में रखा जाता है कि अगर 0.0001 वैल्यू का भी एरर आ जाएगा ना तो पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो एरर किसी चीज में ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये अभी हम निकालेंगे। तो मेनली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का एरर अगर निकालना है तो हम चाहते हैं कि हम उसको एक बार मेजर ना करें। देखो एक बार अगर करोगे तो गलती हो गई, लेकिन अगर बार बार करोगे तो पता चल जाएगा कि गलती क्या हो रही है। तो आप, अरे मैं रीडिंग लेने की बात कर रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने भैया कोई भी चीज को मेजरमेंट करिए तो आप एक बार मेजरमेंट मत करो, आप उसको कम से कम 5-6 बार मेजर करो। फिर उसके बाद आप ये तीनों टर्म निकालेंगे
जिसमें से एक टर्म को हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, एक को कहते हैं रिलेटिव एरर, एक को कहते हैं परसेंटेज एरर। ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से करके बताता हूं। मैंने क्या करा, मान लो मैंने इस पेन की लेंथ को मेजर करा। जब मैंने इस पेन की लेंथ को मेजर करा तो मैंने 5 बार रीडिंग ली। अब मुझे नहीं पता ना कौन सी रीडिंग सही है, तो मैं इंश्योर होने के लिए कि एक्चुअल में क्या होगी, मैं इन पांचों का एवरेज निकालूंगा। बहुत सिंपल। तो मैंने जो एवरेज निकाला तो उसको हम कहेंगे कि भैया ट्रू वैल्यू। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो हम ये मानेंगे कि एक्चुअल में ये पेन की लेंथ इतनी होगी। लेकिन पहली वाली रीडिंग आई थी मान लो 5.2 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू आई है 5.5 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में 0.3 सेंटीमीटर का ये एरर ही तो आ गया। तो पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में, ऐसी सारी रीडिंग में कितना कितना डेविएशन आया, एरर आया, वो माइनस करके निकाल लिया। अब ये जो डेविएशन जो आया, अगर तुम इन सब का भी एवरेज कर देते हो, इन सब का भी एवरेज कर देते हो, तो वो हमारा कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। और अब अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करा देते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, कि तुमने ओवरऑल कितनी गलती करी और एक्चुअल में होना क्या था, तो दोनों में कितना अंतर है। तो ओवरऑल गलती इतनी हुई, एक्चुअल इतना था, तो फ्रैक्शनल एरर आ गया, जिसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं, क्योंकि आपने क्या करा, रिलेशन निकाली ना। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर भी कहते हैं। और अगर आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट से बताता हूं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने देखो 5 रीडिंग ली, ये आई। मैं पहले क्या करूंगा, मैं पांचों का एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज आया 2.01। अब पहली रीडिंग थी 2.04, मेरा एवरेज आया 2.01, तो डिफरेंस 0.03 का। ऐसे मैंने सबका डिफरेंस निकाला। अब ये जो आया ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है। अब इन सब का भी एवरेज करूंगा, और याद रखना यहां पर भी कोई भी चीज नेगेटिव में नहीं रखेंगे, सब पॉजिटिव में रखते हैं। इतना करने के बाद मेरा अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो आया मान लो 0.028। तो बात ये हो गई, अब मैं अगर मान लो मोटाई नाप रहा था, इस बार लंबाई नहीं मोटाई नाप रहे थे हम रॉड की, तो डायमीटर जो आई उसकी ट्रू वैल्यू हो गई 2.01। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसका अप्रॉक्स करके 0.03 सेंटीमीटर ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया देखो हमारी रॉड की डायमीटर 2.01 सेंटीमीटर की तो है, लेकिन आप 0.03 ऊपर नीचे हो सकता है। तो हो सकता है 0.03 थोड़ा सा और मोटा हो या फिर 0.03 थोड़ा सा पतला हो। तो ऐसे करके हम रीडिंग देते हैं अच्छे लेवल पर, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जो 0.03 वाली वैल्यू है ये क्या थी, हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, और ये क्या थी, ये ट्रू वैल्यू थी। तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करा दो, तो वो आ जाएगा रिलेटिव एरर। और अगर तुमसे कहा जा रहा है परसेंटेज में बताओ, तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करा दो। ये होती है हमारी, बहुत अच्छे से मैंने आपको कहानी बता दी एरर वाली। ये हमारी एरर की कहानी हो गई। ठीक है, बाकी आगे अब अगर दो अलग अलग रीडिंग को आप ऐड कर रहे हो तो एरर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसा होता है। देखो भाई, एक रेजिस्टेंस था मेरा 2 प्लस माइनस 0.3 एरर था, दूसरा रेजिस्टेंस था 6 प्लस माइनस 0.4। आपसे कहा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, मतलब सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों को सीधा ऐड करोगे, तो R1 प्लस R2 करोगे तो 2 प्लस 6, अब रीडिंग हो गई ट्रू वैल्यू की 8। अब एरर में भी एरर जुड़ेगा तो ये 0.3 0.4 0.7 हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर मैं मान लो R2 माइनस R1 करता ना, तो R2 माइनस R1 तो 6 माइनस 2 होता है 4। अब आप बोलोगे सर 0.4 माइनस 0.3 करके 0.1 लिख दूंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। एरर हमेशा ऐड होते हैं, भले ही तुम सब्ट्रैक्ट करो लेकिन एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। गलतियों में से गलतियां निकालोगे तो भी गलतियां बढ़ती जाएंगी। क्या कह रहे हो सर, ये मेरे बारे में बात हो रही है? तो फिलहाल यहां पर एरर अभी भी ये 0.7 ही आएगा। तो एरर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये एब्सोल्यूट वाली टर्म हमेशा ऐड ही होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात देख लेते हैं। अब जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि भैया एरिया जो है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है, अब इसका एरर कैसे लिखोगे, घबराओ मत। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कहानी अलग है, आप सबका रिलेटिव एरर लिखो। तो ए का रिलेटिव एरर होगा डेल्टा ए बाय ए, है ना। आर का रिलेटिव एरर होगा डेल्टा आर बाय आर, एच का रिलेटिव एरर होगा डेल्टा एच बाय एच। पाई के बारे में क्यों नहीं लिखा, पाई की वैल्यू तुमने मेजर करी है क्या, नहीं ना, तो एरर भी नहीं आया। तो कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखते। दूसरा, जो पावर आगे पावर है ना वो आगे मल्टीप्लाई में लिया होगे और हमेशा ऐड करोगे।
हमेशा ऐड। अगर ये पावर मान लो -2 भी होती ना तो भी आगे मैं +2 ही लिखता। अब ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने देखो रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया। अब आपसे कोई बोले कि परसेंटेज एरर बताओ, तो इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट्स इट। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई, देखो ये बात यहां पर लिखी हुई जो मैंने बताई। अब आइए इसी बात पर जेडब्ल्यू में 2026 में आया हुआ एक सवाल है, वो कर लेते हैं। आपसे कहा गया कि भैया एक स्प्रिंग है और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर k बाय m। आपसे कहा यह जा रहा है कि बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट की मेजरमेंट में कितना एरर आएगा। तो पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, आप इस फॉर्मूले को स्प्रिंग कांस्टेंट k की टर्म्स में लिख दो। कैसे लिखोगे, तो k की टर्म्स में लिखने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा k बाय m। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी सर mt स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, समझ रहे, ये आएगी। उसके बाद अगर आप देखो, मैं इसका लिखूंगा रिलेटिव एरर, तो डेल्टा k बाय k, देखो 4 पाई तो मैंने मेजर नहीं करा, उसको हटा देता हूं, तो m के लिए डेल्टा m बाय m, और पावर 2 है तो 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगी, तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, ये मैंने रिलेटिव एरर लिख दिया। अब देखो मुझसे क्या कहा गया, देखो मास मैंने मेजर करा है तो 10 ग्राम आया है, लेकिन एक्यूरेसी 10 मिलीग्राम की है, तो मतलब 10 मिलीग्राम का एरर हो सकता है। तो यहां पर डेल्टा m की जगह पर 10 इंटू 10 की पावर -3, ताकि ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइडेड बाय मास कितना था 10 ग्राम, ऐसे 2, टाइम देखो 60 सेकंड मेजर करा है, लेकिन एक ऐसी वॉच से मेजर करा है जिसका रिजोल्यूशन 2 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड का एरर हो सकता है। तो 2 डेल्टा टी की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय 60, इतना क्लियर। अच्छा भाई 50 ऑसिलेशन का टाइम 60 आया है, तो आपको 50 से कोई मतलब नहीं, आप हमेशा टोटल टाइम ही रखोगे। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट द आंसर 6.76, इतना परसेंट का ये एरर आएगा। आई होप कि आपको इस सेशन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा और आप इसको सीरियसली लगा रहे होगे और हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आगे भी आप तक मैं पहुंचता रहूं, इस टाइप से वीडियो लेकर आता रहूं, तो बस इस सेशन के बदले में बस मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए, क्योंकि हो सकता है ये पहुंच गई होगी तो आगे वाली पहुंचे, इसकी जरूरी नहीं है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको भेजे। तो आप बस क्या करिए, अभी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और धमाकेदार चीजें तुम तक मैं आगे भी लेकर आता रहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट एक और सवाल कराता हूं आपको ताकि और क्लियरिटी मिले। मैं सिर्फ समझाऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 2%। कहा जा रहा है कि अगर आपने डायमीटर की मेजरमेंट में 2% का एरर करा है, तो वॉल्यूम को मेजरमेंट करने में कितना परसेंट का एरर आ सकता है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा एक बात बता दूं, जो एरर डायमीटर को मेजर करने में आया होगा वही एरर रेडियस को मेजर करने में भी आया होगा। मतलब अरे डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है ना, तो रेडियस की जगह पर डायमीटर अपॉन 2 लिख भी दिया, चलो तो ये फॉर्मूला बन गया 4/3 पाई d/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा d क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, डेट इज 8। स्टिल अगर आप इसका लिखोगे रिलेटिव एरर डेल्टा v/v, तो 4 पाई 3 8 सब कांस्टेंट है, तो यहां पर सिर्फ 3 डेल्टा d/d आएगा। अब आगे की कहानी आपके हवाले। अगर आप इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो ये टर्म आ गई आपकी d का परसेंटेज एरर। तो अब मुझे इसका आंसर, आप होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने सेशन यहां पर लगाया है, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि मुझे पता चल जाएगा तुमको बातें समझ में आई हैं या नहीं आई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, बहुत ही शानदार टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर, जी हाँ, एक ऐसी फिगर जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो। जी हाँ, आपकी तरह। आप नहीं सर मैं तो नहीं हूं सिग्निफिकेंट, कोई बात नहीं, करा देंगे करा देंगे। कैसे कराऊंगा अभी बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब एक ऐसी फिगर जिस फिगर को इग्नोर ना किया जा सके। सर आप तो नौरा फतेही की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं तमन्ना भाटिया की बात कर रहा था। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे नंबर जिसको इग्नोर ना किया जा सके, ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और फिजिक्स की दुनिया में सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ और मतलब होता है, कुछ रूल होते हैं जो दिमाग में रखने पड़ेंगे, वरना लुटिया डूब जाएगी। तो वो रूल क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक
सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट्स इट। अच्छा, तो फिर बचा कौन? जीरो। जीरो ही है जिसके ऊपर सवाल उठेगा कि भैया इसको इग्नोर मारना या नहीं मारना। देखो यार, अगर कहीं पर कोई तुमको इग्नोर मार रहा है और कहीं पर नहीं मार रहा, इसका मतलब कहीं तुम जीरो तो नहीं हो चुके हो। क्योंकि अगर तुम्हारी कुछ वैल्यू होती 1 से लेकर 9 तक, तो तुमको कहीं पर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई तुमको इग्नोर ना कर पाए। तो फिलहाल आइए समझते हैं। तो बात यह होगी कि भैया जीरो ही है जो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है या नहीं भी। तो पहला रूल क्या कहता है, इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूं। क्या? लीडिंग जीरोस को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं 52 है, लेकिन इसके आगे 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो भाई 5 ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते, 2 इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 0 0 आ रहा है, लीडिंग जीरोस है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर खाली 2 हो गई। क्लियर? सेम ऐसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 5 2 0 अब 2 है। अब याद रखना, देखो अगर मान लो तुम खड़े हो एक जगह पर जहां बराबर में तुम्हारे सलमान खान खड़ा है, बराबर में इधर शाहरुख खान खड़ा है, यू आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन लोग तुमको भी फेमस समझेंगे, तुमको भी बड़ा आदमी समझेंगे। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारे इधर और तुम्हारे इधर कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए, तो तुम भी सिग्निफिकेंट फिगर हो, चाहे भले ही तुम जीरो हो। तभी तो कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। भले ही आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो रात को बैठ के आराम से भैया समझ जाओ टुन हो जाते हैं, आप नहीं पीते हो, लेकिन 3 महीने में आप भी देख लोगे कि हाँ टेस्ट तो करके देख ही लेता हूं कि कैसा महसूस होता होगा। तो संगत का असर पड़ता है। तो ये सिग्निफिकेंट था, ये सिग्निफिकेंट था, ये सिग्निफिकेंट था, ये नहीं था, लेकिन अब ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब ये जो रूल है, ये रूल लगेगा जब कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं था। अब अगर पॉइंट आ जाए जैसे कि 2.300, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप बस ये चेक कर लो कि पॉइंट से पहले क्या कोई नॉन जीरो नंबर तो नहीं है। पॉइंट से पहले अगर 1 से 9 तक कोई भी नंबर है, हाँ है, 2 है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बाद के सारे जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। सर ऊपर तो नहीं थे, ऊपर इसलिए नहीं थे क्योंकि ऊपर डेसिमल नहीं था। डेसिमल जिसमें नहीं है उनका रूल अलग है, जिसमें डेसिमल है उसका रूल अलग है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 20.500, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। अब एक लास्ट रूल और सुन लो, अगर मान लो ऐसा है कुछ 0.0300, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो ये पॉइंट से पहले कोई 1 से लेकर 9 तक नंबर है, नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिर नहीं है। इसके बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सर आपने तो बोला था होगा, मैंने कहा था वो तब होगा जब पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो नंबर है। यहां पर पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट से पहले जीरो है तो नहीं है, ये बाद में जीरो नहीं है, 3, हाँ सर ये तो सिग्निफिकेंट हो गई, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अब एक नॉन जीरो नंबर आ गया, तो पॉइंट में बस इतना देखना होता है कि जीरो से पहले कोई नॉन जीरो वाला होना चाहिए। तो यहां पर जीरो से पहले नॉन जीरो है, अब बाद वाले सारे सिग्निफिकेंट होंगे, जिसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये रूल होता है। एक रूल और भी समझ लो, ये जितने भी नंबर है ना, इन सबके आगे कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। अगर यूनिट नहीं है, सिर्फ एक्चुअल नंबर है, तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं 23, तो 23 इसमें इनफाइनाइट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे? ये बस रूल है, याद रखने वाली बात है। मतलब नंबर की यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है। वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई? आइए फटाफट सवाल करते हैं। अब बताओ भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? चलो शुरू हो जाओ। 3 4 दो सिग्निफिकेंट है, 0 0 नहीं है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आ गई, मतलब 2। अरे ये तो तुमको दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। ऐसे ही 2 3 दो सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी के 0 नहीं है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। इसमें तुम बताओ कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर? 3 पॉइंट से पहले आ गया, तो पॉइंट के बाद वाला 0 काउंट होगा, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो पॉइंट से पहले 0 है, लेकिन उससे पहले 3 आ गया ना, तो बात खत्म, सारे 0 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यहां पर 5 आ गई। इसमें पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, मतलब कोई 1 से 9 तक का नंबर नहीं है, तो भैया ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 है, 0 है, तो इसमें 2 हो गई।
बाकी के ये दोनों का भी जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट। चले आगे देख लो। अब यार ये तो मैंने तुमको दिखाई दिया। चलिए आइए इसके ऊपर अब थोड़ा सा एक आध रूल भी पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ध्यान रखना। ये इस बात का ध्यान रखा जाता है मेरे प्यारों कि अगर मान लो एक नंबर है जिसके अंदर देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऐड करके पहले ऐड तो कर लेना, लेकिन आपका आंसर वो होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। आफ्टर द डेसिमल नंबर लीस्ट वाला, भाई इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो तुम्हारे आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए खाली। तो आंसर में तो 3 आए, तो 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, तो करेक्ट आंसर ये होगा। मतलब डेसिमल के बाद वाले लीस्ट लेते हैं अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। लेकिन यहीं पर अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो रहा है तो उसमें आपको ये देखना है कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो इसमें टोटल लिखना है, पॉइंट के बाद वाला कोई चक्कर नहीं। इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट मतलब इसमें ओवरऑल 3 है, इसमें ओवरऑल 4 है, तो आपके आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए खाली, क्योंकि इसमें 3 है। तो आंसर तो इतना बड़ा आया, लेकिन 3 चाहिए थी खाली, तो 4, 2 और 7 को राउंड ऑफ कर दिया तो ये 8 हो गया, तो 4.28 आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अब इसी बात पर सवाल कर लेते हैं। बताओ भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 2 है, 0 0 0 ये सब के सभी हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी है, 1 2, पॉइंट से पहले अगर आ गया तो पॉइंट के बाद वाले सारे 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी होंगी ये तुम मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, और वो मैं जरूर देखना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे इसको सही से समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम इसी तरीके से एक सवाल जेडब्ल्यूई में इसमें भी देख लेते हैं। यहां पर देखो 32.3 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। 1125 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 27.4 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके जो भी आंसर आए उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो आंसर में 3 होने चाहिए। इसमें तो भैया ओफो, इसमें तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें देखो तो 1 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन 0 तो नहीं है, लीडिंग 0 को काउंट थोड़ी करते हैं। तो ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। है बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ भी बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, इतना तो पढ़ा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि 2 3 4 है, तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो अगर नंबर 5 से छोटा होता है तो उसको गायब कर देते हैं, तो ये राउंड ऑफ करके 23 आ जाएगा। ऐसे होता है, मतलब ऐसे बोल देते हैं ये 2.34 है, तो 4 को अगर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं तो ये 2.3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहीं पर ये मान लो 2 पॉइंट क्या होता 36 होता, तो अब ये 5 से बड़ा है, तो 5 से जब बड़ा होता है तो क्या करते हैं, उसके पहले वाले को एक बढ़ा देते हैं, तो यहां पर 2.4 आ जाता। तो 5 से छोटा और 5 से बड़ा वाले केस में कोई टेंशन नहीं है, तो हम बचपन से मैथ में जो पढ़ते आ रहे हैं वही है। मुद्दा यह है कि अगर मान लो यहां पर होता है 2.35, अब क्या करते हैं, तो जब 5 आ जाए ना, तो याद रखना मुझे ऑड नंबर पसंद नहीं है, मुझे ऑड नंबर पसंद नहीं। तो अगर ऑड होगा तो मैं उसको इवन बना दूंगा एक बढ़ा के, मतलब यहां पर अगर 5 है तो मैं 3 को बढ़ा के एक बढ़ा के इवन बना दूंगा, तो यहां पर 2.4 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मान लो पहले से 2.45 होता, चलो मान लो 2.65 होता, अब इसमें अगर तुम राउंड ऑफ करते हो तो सर 5 से पहले जो नंबर है वो इवन है, तो इवन हमें पसंद है, इवन को नहीं छेड़ना। ऑड होगा तो एक बढ़ा दोगे, इवन है तो एज इट छोड़ दोगे, तो इसका 2.6 ही रहेगा, ना कि 2.7। तो ये बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये बात स्पेशल थी कि 5 होगा तब क्या करना है, बस ये आपको दिमाग में रखनी थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब इसी के बेसिस पर आइए सवाल कर लेते हैं। भाई 235.5 है, तो देखो हमें ऑड नंबर पसंद नहीं है, तो हम इसको क्या बना लेंगे, इवन एक बढ़ा के 236। अब यहां पर देखो ये 366.5 है,
तो हमें इवन पसंद है, तो 6 को हम 6 ही छोड़ देंगे, ठीक है, 6 को हम 6 ही छोड़ देंगे। बाकी इधर आते हैं, तो ये 9 9 देखो 5 है ना, और इससे आगे 8 है, 8 है, तो 8 को 8 ही छोड़ दूंगा, उसको छेड़ूंगा नहीं। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे 30.0 है, अब 0 को भी हम इवन ही मानते हैं, तो उसको 0 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी के ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो एक सवाल कर लेते हैं, 18.35 को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो 18.35 का क्या हो जाएगा? बहुत सीधी सी बात है सर, इससे पहले ऑड नंबर है, तो ऑड को करोगे, बढ़ा दोगे तो 18.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऐसे ही 143.45 में 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब इस 5 को हटाना है, तो 5 से पहले इवन है ना, तो ये 143.4 ही रहेगा, समझ रहे हो? तो ये भी मैंने आपको बात बता दी। तीसरा वाला आप खुद से करेंगे होमवर्क के अंदर, खत्म कहानी। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा पाया हूंगा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से फील आई होगी। ये सेशन कैसा लगा, आप जाते जाते कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर दे देना कि भाई बच्चा जज करता है ना कि 60 मिनट के अंदर मास्टर ने कैसे पढ़ा दिया जेडब्ल्यू मेंस लेवल का। अगर तुमने पूरा पढ़ा तो तुमको पता चल गया होगा कि मास्टर ने पढ़ा दिया है, और ऐसे आगे भी कराएगा। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एकलव्य टेस्ट सीरीज हम इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अगर आपको टेस्ट देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको एकलव्य टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। बाकी मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद।